हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो परसों जो है एसएससी ने एक छोटा सा झटका दिया है, ये बड़ा झटका दिया वो आप बताएंगे सभी को कि मेंस का जो एग्जाम है सीजीएल 22 का वो 2 मार्च से कंडक्ट करवाया जाएगा। एक्सपेक्टेड सब पूछ रहे तो मैंने भी ऐसे ही बोला था कि 15 मार्च तक हो सकता है, लेकिन ये उससे भी और पहले प्रीपोन्ड हो गया और पहले हो गया। ठीक है, तो ये आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपसे क्यों कहा था कि मेंस के लिए सेल्फ प्रैक्टिस, खुद की मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिए। और अब बैच खत्म नहीं हो रहे होंगे जहां से पढ़ रहे थे, जिनने कोई बैच वगैरह लिया था। अभी भी आप क्या कर सकते हैं, ये कल जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपकी कोई चिंता का विषय है तो वो भी बता देना, कोशिश करेंगे छोटा सा जूम सेशन भी हम कर लें। ठीक है, चलिए। अब प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक था। अब भाई मैंने भी कहा कि अरे पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपसे कहा था कि ये जो है मेंस के लिए आप इसकी चिंता ना करें, छोटा सा टॉपिक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप सिलेबस में भी देखेंगे, नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो लिखा है सिंपल प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी को हम बहुत मुश्किल भी लेवल तक पढ़ सकते हैं, बट उसमें लिखा है सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो हम सिंपल ना पढ़ के मॉडरेट लेवल तक पढ़ेंगे। क्लास 12th का जो अपना लेवल है उस तक नहीं जाएंगे। वी विल कवर 10th क्लास का और 11th क्लास का मॉडरेट लेवल तक। ठीक है, सिंपल प्लस मॉडरेट, इतनी बात क्लियर है। आराम से देखना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, शुरू कर ले। चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक बार देखोगे बेसिक से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है यार? संभावना, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, वैसे संभावना। अब मैं कह दूं यार कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मुझे नहीं पता। मैंने नेट पे देखा तो मुझे पता चला किसी वेदर फॉरकास्ट वाली वेबसाइट से कि कल मान लो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 20% है। ध्यान से समझिएगा भाई, 20% है। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर परसेंटेज, कि 20% मैं कह सकता हूं, या क्या कह सकता हूं, मैं इसे 0.5 भी कह सकता हूं, या मैं इसे क्या कह सकता हूं, 1/5 भी कह सकता हूं। सॉरी नहीं, 0.5 नहीं, 0.2। क्लियर है, 1/5 होगा। बात सही है? हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। यानी प्रोबेबिलिटी को आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, चाहे परसेंटेज बोल दो, चाहे डेसिमल में बोल दो, चाहे फ्रैक्शन में बोल दो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इसी का बचपन में यानी कि क्लास 9th और 10th में आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे बहुत आसान सा एग्जांपल लें कि मैंने एक कॉइन को उछाला, एक सिक्के को उछाला। अब सिक्के के एक तरफ हेड होता है चित और पट, एक तरफ टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एक सिक्का अगर मैं उछाल रहा हूं और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 यानी बराबर है। सिक्का खड़ा नहीं होएगा। ठीक है, नॉर्मल अगर हम फ्लोर पे या कहीं पे उछाल रहे हैं तो आधी प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और आधी ही प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। तो ये क्या है बेसिकली, नीचे, यानी कि हम कह देते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ, अब फॉर्मूला नहीं पूछने वाला, वो समझने वाली बात है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, मैं ये चाहता हूं कि ये चीज हो जाए। ठीक है, तो उस चीज के होने की संभावना कितनी, कितने केस है। जैसे अगर मैं कहूं मैंने कॉइन उछाला तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दो ही केस हो सकते हैं। तो ये होगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स मतलब क्या आ सकता है। अब मैं पूछ रहा हूं बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मेरे फेवर में क्या है, मेरे फेवर में है हेड आना। और हेड आने के कितने चांस हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1। अब और अच्छे से एक बार फटाक से समझ लेते हैं, ये चीजें आती हैं बट यार इस बात को समझिए, क्योंकि सिंपल लेवल के सवाल आने वाले हैं, आप कॉमन सेंस लगाएंगे, सवालों को आसानी से कर पाएंगे। इस फॉर्मूले को बस अप्लाई करना है। क्या, अगर मान लो एक डाइस है अपने पास, एक पासा है। ठीक है, मैंने कहा बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं एक पासे को फेंकूं तो ऐसा नंबर आ जाए जो कि 2 का मल्टीपल हो। इसका मतलब अब जब मैं पासा फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ सकता ना। हाँ, तो 1 से लेकर 6 तक हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं। इसी को सैंपल स्पेस भी कह देते हैं, इसी को फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। मेन है फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, इतना हो सकता है, ये आ सकते हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, मैं क्या चाहता हूं आ जाए कि 2 से कटने वाला नंबर है, 2 का मल्टीपल। तो ऐसे मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए ये 3। वो कह रहा है बताइए
इनके आने की संभावना कितनी है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही तो 2 से 2 के मल्टीपल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी 2, 4 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी 3 केस हमारे फेवर में है आउट ऑफ 6। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 से 2 के मल्टीपल की, 3/6 1/2। तो बेसिक फॉर्मूला समझ गए, उसी पर बेस्ड हमारे सवाल होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बात सही है। अब पूरे इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो हमारे लिए ये और ये जानना रहेगा। तो भाई फेवरेबल आउटकम्स हमारे लिए, देखो जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 से लेकर 6 तक, उसमें फेवरेबल आउटकम्स तो उसके बाद निकालेंगे ना। तो सबसे पहले ये आपको निकालना आना तो क्या चाहिए, ये आपको जानना है कि इस केस में हमारे फेवरेबल टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितने होंगे। अब शुरुआत करते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवालों से, और इसी से हम मॉडरेट लेवल तक या कुछ अच्छे सवालों तक पहुंचेंगे। ठीक है, आराम से करते हुए चलिए अपनी स्पीड के अनुसार। देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का एक मेथड है हमारा बॉक्स मेथड। ठीक है, साथ ही साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये बात समझिएगा उससे आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी, यही टॉपिक बहुत बढ़ता जाएगा। इस टॉपिक के एंड में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर भी दूंगा कि भाई उस पर भी प्रोबेबिलिटी का वो हाईएस्ट लेवल हो सकता है कि भाई अगर आ गया तो उसको कैसे अप्लाई करना है, वरना ज्यादा उसको हर सवाल में यूज करने की कोशिश ना करें, सिंपल रखना। ठीक है, हाईएस्ट लेवल भी आपका इन चीजों से हो जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम फिर भी समझ लेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए। अब एग्जांपल 1 क्या है, इसको जरा आप पॉज करके ट्राई करते रहिएगा। पहला एग्जांपल है, अभी हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम टोटल आउटकम कितनी चीजें हो सकती हैं, कितने केस हो सकते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो हर वाला पार्ट है, उसको निकालना समझ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सभी कर पाएंगे बहुत तेजी के साथ। पहला है कि एक आदमी के पास 3 शर्ट है, कह लो मेरे पास 3 शर्ट है, रेड, ब्लू और ब्लैक, और मेरे पास 2 पैंट हैं, 2 ट्राउजर्स हैं, ग्रीन और ब्लू। तो मैं कितनी अलग अलग तरीके से तैयार हो सकता हूं। ठीक है, कि कोई ये ना कह पाए अरे सर आपने तो ये वही वाली ड्रेस रिपीट कर दी, बिल्कुल, तो एक बार वो निकाल लो आप। ठीक है, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं उसे निकालने का जो एक आसान मेथड होता है उसे हम कह देते हैं बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड क्या है, देखिए कितनी चीजें हैं मेरे पास, यहां पर कितनी चीजें अलग अलग प्रकार की, तो आप कहेंगे एक शर्ट है एक पैंट है, मतलब 2 चीजें हैं, एक शर्ट कह लीजिए और एक पैंट है। मेरे पास शर्ट्स कितनी पहन सकता हूं मैं, तो आप कहोगे 1 2 3, 3 शर्ट्स हो सकती हैं और 2 पैंट्स होती हैं, ये हो सकता है। अच्छा, शर्ट के साथ ही मैं पैंट पहनूंगा, केवल शर्ट अलग अलग तो पहनना नहीं है ना, शर्ट के साथ पैंट भी पहनना है। तो जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं एंड ये और ये, मतलब शर्ट और पैंट पहनना है मुझे, शर्ट और ट्राउजर पहनना है, ये नहीं कहा है शर्ट और इंग्लिश वाला और। तो एंड का मतलब होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब प्लस होता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। जब भी बॉक्स वाले मेथड में वैसे मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा होता है, तो 3 2 जा 6, 6 मेथड है। अरे सर चेक करवाओ, तो मेरे भाई चेक करो, रेड कलर की मेरे पास शर्ट है, ठीक है, तो मैं इसके साथ ग्रीन कलर की पैंट पहन सकता हूं एक दिन पहन सकता हूं ब्लू कलर की। फिर उसी तरीके से आप समझ पा रहे हो, ब्लू पैंट, फिर वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लू शर्ट, ग्रीन, फिर ब्लू, यहां इस दिन ब्लू ब्लू हो गया। उसके बाद ब्लैक शर्ट, ग्रीन पैंट और एक दिन फिर ब्लू पैंट। क्लियर है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 केस हुए नहीं हुए। अब प्रोबेबिलिटी पर इस पर सवाल कैसे आ जाएगा कि बताइए किस दिन, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैंने उसी कलर की शर्ट पहनी है जिस कलर की मैंने पैंट पहनी है। तो अब इसका मतलब वो कहना चाह रहा है भाई ब्लू ब्लू। तो भाई मेरे लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो आप हो गए सर केवल एक, कोई इसको मत पढ़ देना गलती से, तभी मैंने ये ब्लू है ये ब्लैक है, ठीक है, या ये ब्लैक है, समझ गए ना, बी से कंफ्यूज नहीं होना। तो एक फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम कितने, 6। बड़ी आसानी के साथ समझ में आ रहा है। पीछे बालक जो बैठे हैं वो कह रहे हैं सर ये तो बड़ा आसान है। मेरे भाई समझ में आएगा तो आसान ही है, और वैसे भी एग्जामिनर ये कह रहा है कि आसान सवाल पूछूंगा। इसमें कहाँ अटकते हैं, जो आसान चीजों को कर जाएंगे, जल्दबाजी में एक तो गलतियां होंगी,
जो होती आ रही है, और दूसरा होगा वो एक सवाल हम देखेंगे जो हेड टेल वाला होता है, एटमोस्ट और एटलीस्ट वाला। ठीक है, आ जाइए। एग्जाम्पल 2 क्या है आपसे पूछा जा रहा है, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं एक कॉइन और एक सिक्के को, सॉरी, एक सिक्के और एक पासे को फेंकूं, एक सिक्का भी उछाला मैंने और एक पासा भी फेंका, तो कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। अब उसमें कुछ भी बन सकता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी, तो यानी प्रोबेबिलिटी वाले सवाल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ हम आउटकम्स निकाल सकें। तो एक बच्चा कहेगा कि यार ऐसा हो सकता है, वो लिखने बैठ रहा है, हेड आ सकता है, 1 आ सकता है, हेड आ सकता है, 2 आ सकता है, हेड आ सकता है, 3 आ सकता है। तो या तो कोई जो थोड़ा स्मार्ट होगा वो अभी समझ जाएगा कि यार हेड से लेके 6 तक, हेड 1, हेड 2, हेड 6, ठीक है, और साथ ही साथ टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, तो 6 और 6 12 हो गए। एक और ऐसे कर सकता है कि यार बॉक्स मेथड क्या कहता है कि हमारे पास एक तो कॉइन है और एक डाइस है। अब कॉइन पे है 2 केस पॉसिबल है और डाइस पर 6 केस पॉसिबल है, तो 6 दूनी 12। अगर याद हो किसी स्टूडेंट को तो 2017 में इसमें एक सवाल आ गया था जो हल्का फुल्का एक नंबर वाला सवाल था कि कितने इस प्रकार के नंबर बन सकते हैं। वो आप ये कह लीजिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कह लो, उसका सवाल कईयों ने समझा, वैसे वो कहीं ना कहीं था भी, और इस वजह से 2018 के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत डिटेल में लोग पढ़ाने लग गए और स्टूडेंट्स पढ़ने लग गए। ठीक है, तो ये केवल जो है अपना बॉक्स मेथड से ही हो जाता सवाल। ठीक, तो ये 12 केस हो गए, हमने दोनों तरफ से देख ले। फटाफट से आप इसका बता दो, अगर मैं 2 पासे फेंकूंगा तो कितने आउटकम हो सकते हैं। आपने तुरंत बता दिया कि सर 6 इंटू में 6 36। एग्जाम में क्या नहीं करेंगे कि 1 1 1 2 1 3 ऐसे 2 1 2 3 2 6 ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार का कुछ सवाल जो है सीजीएल 2017 मेंस में पूछा गया था। ठीक है, क्या ये सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हमें इसे मुश्किल बनाना चाहिए? कोई मुश्किल बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे बॉक्स मेथड से ही कर जाएंगे। एक बार फटाफट कर जाइएगा। इसमें 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। चीजों को आसान रखना है अगर चीजें आसान है, आई होप। देखो ट्राई जरूर करना है। आप ये मान के चलिए अगर आपने पढ़ भी रखा है तो आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी और आपको काफी कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। आ जाइए, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग 2 4 6 7। पहला कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड को वो ऐसे भी कह सकता है कि आप किसी संख्या को, इसको ऐसे समझिए, आप किसी संख्या को जितनी बार भी यूज करना चाहते हो कर लो। अब सर इसका मतलब क्या है? तो मेरे भाई समझो, इसका मतलब है कि 2 2 2 ये नंबर माना जाएगा, इस नंबर को आप काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही जब वो कह रहे रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब इस नंबर को मैं सही नहीं मानूंगा, तब ऐसा होना चाहिए था 2 4 6, मतलब हर नंबर को आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे भाई बताओ बॉक्स मेथड से करते तो कैसे करते, क्या आंसर आता? भाई ऐसे अब लिखने थोड़ी बैठते रहेंगे हम, सब नंबर लिख रहे हैं 2 4 2 6 2 7 फिर 2 2 2 2 इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो पहली डिजिट पे कितने नंबर आ सकते हैं? तो यार 2 भी आ सकता है पहली डिजिट पे, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, यानी यहां पर 4 नंबर्स आ सकते हैं। दूसरे पे 4 नंबर, तीसरे पे 4 नंबर। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर को जितनी बार यूज करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। अच्छा, हम 3 डिजिट का नंबर लिख रहे हैं, तो क्या अगर मैं सिर्फ 2 लिख दूं, मतलब पहले मैंने चूज किया एक नंबर 2, तो क्या मैं केवल 2 लिख दूंगा तो 3 डिजिट का नंबर हुआ? नहीं। तो यानी ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बॉक्स मेथड में हमेशा ये तीनों चारों जितने भी नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 64 नंबर्स बन जाएंगे 3 डिजिट के इन नंबर्स को यूज करते हुए। अच्छा, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब क्या हो जाएगा? तो तब कोई बात नहीं है, तो तब जो है हमारे पास यहां पर पहले 4 नंबर है, मैं यहां पे 4 नंबर भर सकता हूं। अच्छा, अब इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल हो चुका होगा तो अब 3 नंबर बच रहे होंगे और फिर 2 नंबर बच रहे होंगे, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24। सो 24 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेते हुए करेंगे। ठीक है,
ये आगे के सवालों के लिए लगा रहा हूं मैं। चलिए आ जाइए, आई होप कर लिया होगा। अब ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा बेटर है। क्यों बेटर है उस बात को समझिए। अच्छा मुझे ये बताइए 0 2 4 ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की है या 3 अंकों की है? तो भाई कोई बोलेगा 2, कुछ हो सकते हैं जो 3 भी बोल जाए। तो इस बात को समझना, ये याद है आपको, ये बात आप जानते हैं कि 0 अगर आप पहले संख्या से रख रहे हैं तो उसको नहीं माने। ऐसे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ये कितने 6 अंकों की संख्या थोड़ी होगी, ये 1 अंक की संख्या है। बस यहां पर यही मिस्टेक हो सकती थी गलती से। आ जाइए, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अगर एक 3 डिजिट का मेरे को नंबर बनाना है 2 4 6 7 0 को यूज करते हुए, तो रिपीटिशन अलाउड है। यानी कितनी ये संख्याएं 1 2 3 4 5, तो गलती से हो सकता है 5 × 5 × 5। ये गलत है। क्यों गलत है इस बात को समझिए। एक 3 डिजिट के नंबर में हम कभी भी 0 पहले नहीं रख सकते। यानी पहले संख्या, जो पहली संख्या होगी वो, ये बात पक्की है, इन चारों में से एक होगी। हाँ, फिर दूसरी बार आप इन पांचों में से कोई भी ले सकते हैं और तीसरी बार आप इन पांचों में से कोई भी ले सकते हैं। क्या हो गया? 5 5 25 4 400, सॉरी 25 4 100, नॉट 400। क्लियर है? अगला आ जाइए। अगला कह रहा है भैया रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब अब क्या होगा कि पहली प्लेस पे तो मैं 4 संख्याएं लिखूंगा, दूसरी पे क्या होगा, इन चारों में से मैं कोई एक यूज कर चुका होगा तो एक कम हो जाएगा। लेकिन एक कम हो गया तो अब 0 आ जाएगा। तो यानी कि अब टोटल 4 संख्याएं हो जाएंगी दूसरी प्लेस के लिए। और आखिरी प्लेस के लिए क्या होगा कि अब मान लो कोई भी 2 जा चुकी, कोई भी 2, तो बची हमारे पास 3 नंबर्स। ठीक है, बात क्लियर है? तो कितना हो गया? 4 4 16 एंड 16 इंटू में 348। क्लियर है? अब देखो छोटे छोटे सवाल और जो आ सकते हैं। अभी क्या है, अभी हम ये निकालें कि टोटल कितने नंबर बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या पूछेगा? वो प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कितने ऐसे नंबर होंगे जिनके एंड में 0 होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो सब तो हम निकाल देंगे। पहले हमें ये आना चाहिए कि कितने केसेस पॉसिबल है। अच्छा, या ये आप नंबर सिस्टम का भी सवाल मान लो कि भाई पूछ दिया उसने। अब यहां पर सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 300 से बड़े हो। अब यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना है ना? कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन सेंस। बस छोटा सा दिमाग कि भाई यहां तक तो हमने सीखा था कि 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। उसने कह दिया नहीं, कितने नंबर बन सकते हैं। अब उसने ये नहीं बोला, ध्यान से सवाल को सुनेंगे। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 300 से अधिक हो। अब इसका मतलब उसने ये तो नहीं कहा कि आप 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। अरे आप कितनी भी बार करो, इसका मतलब रिपीटिशन तो अलाउड है। अब हमने कहा क्या, यार देखो 3 अंकों की संख्या बनानी है, मैं 0 नहीं ले सकता स्टार्टिंग में और अब 2 भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? ये बात क्लियर है। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 2 आ गया तो 200 समथिंग संख्या हो जाएगी, 300 से छोटी। तो बाकी 4 6 7 कुछ भी, तो पहली प्लेस पे 3 संख्याएं आ सकते हैं। इनमें से कोई एक चला गया, लेट अस सपोज, तो 1 2 3 4, फिर 4 संख्याएं आ गई। अरे सॉरी, रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है? रिपीटिशन तो अलाउड है ना। आप कह रहे हैं कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तो 1 2 3 4 5, उसके बाद अपनी 5 संख्याएं, और उसके बाद फिर से 5 संख्याएं। तो 5 5 25 एंड 25 3 75। तो ऐसी 75 संख्याएं हो सकती हैं जो हमारी 300 से बड़ी होंगी, है ना। अब सवाल को समझ, अब सब चीज को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने जो है इन नंबर्स को यूज करते हुए, अब प्रोबेबिलिटी, अब इस सवाल को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सवाल में कहता है कि भाई इन नंबर्स को यूज करते हुए हमने 3 डिजिट के नंबर बनाए, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो संख्या 300 से बड़ी होगी। सो द आंसर इज 75 डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 1 2 3 4, फिर 5 और फिर 5, यही तो किया था। तो डिवाइडेड बाई 100। अरे मजा आया तो लाइक करेंगे नहीं करेंगे? मेरे को इतनी बात बताओ। करेंगे ना? तो कर दो। कर दिया? पक्का? आ जाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सेट्स का सवाल नहीं, अब इसमें एक सवाल में ही हम जो है 4 चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें भी क्या निकालना है आपको? सैंपल स्पेस निकालने हैं कि इसके कितने कितने केस हैं। जरा पहले इसको निकालिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको।
प्रोबेबिलिटी में भी सवाल आ जाएगा, इससे कैसे आ जाएगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। करेंट डिस्कस हो गया ना? चलिए भाई डिस्कस करते हैं। देखिए ये सवाल प्रोबेबिलिटी का ही है एक तरीके से, अगर आप यहाँ पर टोटल आउटकम्स निकाल पाए। ठीक है, देखो कैसे सवाल क्या कह रहा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस, ए डाई, let A be the event getting a prime number, B be the event getting an odd number, what write the sets representation क्या representing the events। अब कौन सी इवेंट्स है, देखो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी, ये सवाल ना पूछ के वो आपसे प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछे किस तरीके से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, what is the probability of A and B, what is the probability of A but not B, और फिर not A। इस तरीके के उसने 4 सवाल पूछ दिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई टोटल इसमें क्या केस बनते हैं और उसके बाद A क्या है, B क्या है, और इस तरीके से ये सारे सवाल करें फटाक से, आ जाइए। तो हमने क्या किया, एक डाई नहीं, यहाँ पे डाइस कर लीजिए, एक डाइस को मैंने फेंका तो टोटल जो इस जिसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस, टोटल क्या केसेस हो सकते हैं, तो आपको 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि ए जो है, ए इवेंट जो है उसमें क्या है, हमें एक प्राइम नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पर उसने नंबर सिस्टम का भी थोड़ा सा चेक कर लिया कि कोई कह दे 1 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो गलती क्या करी, 1 प्राइम नंबर नहीं, और हम यहाँ पर किसको भूल गए, 2 को भूल गए। ठीक है, तो 2, 3, 5 अगर हमारे आएंगे तो ए इवेंट हमारी हो जाएगी। बी क्या कह रहा है कि वो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर मतलब 1, 3 और 5। ठीक है, अब सवाल को आराम से पढ़िए, ए और बी मतलब या तो ये हो जाए या ये हो जाए। वो पहले तो सैंपल स्पेस बताओ, सैंपल स्पेस मतलब कि वो केस कौन कौन से हैं, मतलब क्या हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कौन सा है, तो ए या बी, तो यानी कि 1 आ जाए या 3 आ जाए या 2 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, 2 हमने एंड में लिख दिया था, कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 5 ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं। ठीक है, अब अगर वो ये कहता है, अब लेकिन हमारे लिए प्रोबेबिलिटी में सवाल कैसा है कि यार ए या बी की प्रोबेबिलिटी बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, ये 4। ठीक है, टोटल आउटकम कितने हैं, 6, तो यानी हमारे जीतने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 2/3। अब इसे हम कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, किताबों में आपको इसके सॉल्यूशन किस तरीके से मिलेंगे आपने पढ़े भी होंगे, 12th तो सबने करी है ना। तो ए और बी, तो अब सेट्स में हमने पढ़ा था कि ए और बी का मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। एक बस ऐसे कर लेते हैं, एग्जाम में मैंने आपको क्या कहा, टोटल जो आउटकम्स है वो निकालना आना चाहिए और क्या फेवरेबल आउटकम है वो। इन सब में मुश्किल थोड़ी, हमें तो भाई नंबर लाने, मुश्किल बना के थोड़ी दिखाना कि इसको इतनी नॉलेज है। अब इसी में प्रोबेबिलिटी लगा दोगे, पी लगा दोगे तो उससे काम हो जाए। जैसे ए या बी की प्रोबेबिलिटी, यानी मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी, ए कहां है भाई, ए हमारा ये था, 1 नहीं था ना, 3, 5, 2, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 टोटल है ये, तो 3/6, तो हाफ हो गई ए की प्रोबेबिलिटी। भाई बताना जरा बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, इनकी संख्याएं क्या है, संख्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 3/6, तो ये भी 1/2 आ रहा है। अब इसमें से माइनस क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों के बीच में जो कॉमन है, कौन है कॉमन, ये सब हमने आप देखेंगे परसेंटेज में पढ़ा हुआ है ना। ये एक कॉमन है और कोई तो कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन है भाई, 2 कॉमन हो गए, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6, और 2/6 का मतलब 1/3, तो हाफ प्लस हाफ 1, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। अरे यही तो हम कह रहे थे,
आसान है ना भाई। टोटल हमारे जीतने के क्या क्या केस हैं, वो कितने हैं, डिवाइडेड बाई टोटल कितने केस हैं, दैट इज आवर आंसर। प्रोबेबिलिटी तो इसे मुश्किल नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबको हटा देते हैं, ये सब नहीं करना है, आसानी से बस ये समझना है फेवरेबल कौन से हैं और टोटल कौन से हैं, ठीक है। चलिए पहला हो गया, दूसरे पे आ जाइए। दूसरा कह रहा है ए एंड बी। देखो यार एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या गलती आपको नहीं करनी है। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। और वैसे और में हम क्या करते हैं, प्लस, मतलब दोनों में से कुछ भी हो। और में क्या कहते हैं, और हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला एंड, कि भाई दोनों में होना चाहिए। जैसे एक बच्चा इंग्लिश में पास हुआ, एक बच्चा मैथ में पास हुआ, तो इंग्लिश में हुआ या मैथ में हुआ, किसी में भी होगा चलेगा, लेकिन कह रहे नहीं इंग्लिश और मैथ दोनों में हो, दोनों का कॉमन। याद आ रहा है, बोलो, याद आ रहा है। पढ़ाई की चीज है ना, इधर उधर की चीज ना याद आ जाए। चलो, तो अगर ए और बी की बात करें तो वो ये होता है, ए एंड बी की बात करें तो वो ये कॉमन वाला पार्ट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कॉमन क्या था, 3 5 अभी देखा तो यानी 2/6, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी 1/3। अब उड़ा पा रहे होंगे, है ना। ए बट नॉट बी, ए तो हो लेकिन बी ना हो। तो ऐसी कौन सी चीज है कि भाई ए हो लेकिन बी ना हो, तो 135 ना आए, बस 135 ना आए। 1 तो इसमें था ही नहीं, तो यानी 2, यानी 2 मतलब 2/6 मत कर दें। टोटल कितने, ये एक है, एक है, तो एक हमारा फेवरेबल आउटकम है। टोटल आउटकम 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। नॉट ए, ए ना हो, ए ना हो, तो ए ना हो मतलब अब देख लो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कैसे कर सकते हो, दो तरीके होते हैं, ठीक है, अभी हम उस बात पर भी आ रहे हैं जस्ट। अब वो कह रहा है ए नहीं हो, ए नहीं हो मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी देख लो, ये कितने टोटल 3 है, तो 3/6, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो ए के न होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो वो हो जाती है 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस हाफ। अब एक गलती अभी कई लोगों ने क्या करी होगी, आंसर तो सही आया होगा, कई बार गलत ट्रेन भी सही स्टेशन पे पहुंचा देती है ना। चाहे पंजाब मेल से मैं चले जाऊं, चाहे राजधानी से चले जाऊं, दिल्ली पहुंच जाता हूं आगरा से, पर ट्रेन गलत पकड़ ली, टीटी पकड़ता तो फाइन लगा सकता था। अब यहां पर क्या है, कोई कहेगा ए नहीं है तो यानी इसका मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो ट्रेन गलत थी, आंसर हाफ आ जाएगा। अब कैसे, अब समझिए। मान लो कि ए कोई एक ऐसा केस होता जहां पर केवल 3 या 5 को फेवरेबल आउटकम मानते, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी तब 2/6 यानी 1/3 हो जाती, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 1 माइनस 1/3, यानी आंसर तब 2/3 होता। ठीक है, अब समझो 1 क्या होता है, कोई चीज होगी ही होगी, कोई चीज होगी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अरे होना ही होना है, मुझे जीतना ही जीतना है, तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 100% 1 ही तो होता है। तो मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जैसे मैं कहूं कल बारिश होने की संभावना 1/9 है, लेट अस सपोज कल बारिश होने के चांसेस 1/9 है, या 10% मैं पकड़ लूं सीधा सीधा कि कल बारिश 10% होगी, तो कितने परसेंट चांस है कि नहीं होगी, तो 100 माइनस 10 90%। कल बारिश होने के चांस 1/9 है, तो ना होने के चांस कितना है, 1 माइनस 1/9 8/9। मेरे ए के होने के चांसेस हाफ थे, तो ना होने के 1 माइनस हाफ। बात क्लियर है ना। लास्ट एक बार और देखो, मैं आपको हमेशा से कहता हूं, कई स्टूडेंट जो शायद फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, यार ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, इतना डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना अच्छे से समझ जाए इसको, और एक तरीके से समझ सकते थे कि यार यहाँ पर 2 3 5 था ना हमारा, ए के होने की प्रोबेबिलिटी ए हो जाए, उसके लिए मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 3 5। तो ए ना हो यानी 2 3 5 ना आए, 2 3 5 ना आए, उसके अलावा कोई भी आ जाए, तो उनके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 4 6 यानी टोटल 3/6। ठीक है, कैसे भी समझिए, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज समझिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ट्राई करेंगे। आधी मिनट का समय और देते हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए कि टोटल सैंपल स्पेस आप कितने बना रहे हैं।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि आप कितने बता रहे हैं। करें डिस्कस। देखिए सवाल क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी वाला सवाल आसानी से हो जाएगा अगर हम टोटल सैंपल स्पेस को समझ पाए। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ऑफ कंटेन्स 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स, इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो कह रहा है देखो भाई, एक कॉइन को मैं उछालूंगा तो क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। और वो कह रहा है वी ड्रॉ अ बॉल, अगर हेड आता है, अगर हेड आया तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग जिसमें कि 3 ब्लू और 4 व्हाइट बॉल है, अगर टेल आया तो मैं डाइस थ्रो करता हूं। तो यानी कि देखो ये जो कॉइन अगर मैं उछालूंगा तो 2 संभावनाएं हैं, हेड आया तो मैं बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, ब्लू बॉल कितनी है तो हेड और B1 हो सकता है हेड, और इसी तरीके से B2 हो सकता है हेड, B3 हो सकता है, ब्लू बॉल अलग अलग होगी 1 2 3 कितनी थी 3 थी, इसी तरीके से हेड व्हाइट 1 बॉल आ सकती है, व्हाइट 2 आ सकती है, व्हाइट 3 आ सकती है और व्हाइट 4 आ सकती है। तो ये टोटल कितने सैंपल स्पेस हो गए समझिए, HB1 HB2 HB3, ऐसे टोटल मिलाकर ये हो गए 7, यही 7 लिखे थे। अब अगर टेल आया तो मैं डाइस को फेंकूंगा, डाइस को फेंकूंगा तो डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी टेल 1 टेल 2 टेल 3 ये सैंपल स्पेस होंगे कॉमा डाल के। बात समझ में आ गई, तो 6 ये हो गए, तो यानी टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए 13। तो अगर वो कहे कि बताइए व्हाइट बॉल हो और हमारा हेड हो, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, सवाल को ध्यान से सुनेंगे, सभी भाई लोग सुनेंगे, सही आंसर अपने जहां भी बैठे हैं वहां से बता रहे होंगे कि व्हाइट बॉल हो, हेड और व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये 13 क्यों निकालना आवश्यकता समझ गए कि नीचे तो 13 आ जाएगा। अब व्हाइट बॉल और हेड वाले केस 4 हैं तो 4/13 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये कुछ चीजें जो हम अभी डिस्कस थोड़ी सी कर चुके हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इवेंट्स। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, थोड़ा समझने वाली बात है, ऐसे वो आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रहा इस बारे में। सभी जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे अगर आप एक कॉइन उछालो तो एक कॉइन उछाल रहे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट है, अलग अलग इवेंट है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से मान, अभी इस पर भी आएंगे। अब जैसे मैंने एक डाइस को फेंका, अब डाइस को फेंका तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी से हाफ थी तो हाफ प्लस हाफ 1 हुआ। ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, इसकी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तो सबको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है क्या कह रहा है, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी पूरक घटनाएं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का जो हमारी प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो हमेशा 1 रहता है। जैसे इसका मतलब क्या है, मैं कहूं कल बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेटर सपोज 1/5 है, कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो देखो भाई, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, कोई तीसरा केस तो नहीं हो सकता। अब ये मत कह देना बर्फबारी होने लग गई, भाई बर्फ को भी आप बारिश मान लेना, ठीक है। आंधी आ गई तो बारिश नहीं हुई है, ठीक है, समझ में आ गई। एक बूंद भी बारिश होगी तो वो बारिश है, 1/5 है प्रोबेबिलिटी बारिश होने की। तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/5, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या समझा, जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब दो कोई ऐसी इवेंट जो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इन दोनों में से ये एक होगा, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। अब इस पे सवाल कैसे आ सकता है, जैसे मैं कहूं मेरे जीतने की संभावना किसी खेल में 0.3 है, तो हारने के चांस तुरंत हम समझ गए कि 0.7 ही होंगे। हो सकता है कि ऐसा भी सवाल आ जाए, आपको एनसीईआरटी में ऐसे सवाल दिख जाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है, जैसे ही पढ़ोगे तुरंत आंसर। 2 प्लेयर है, संगीता रेशमा, टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी संगीता के जीतने की 0.62 है,
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा के जीतने की? तो भाई वही बात हो गई, 1 से माइनस कर दोगे तो 0.38 आ जाएगा। वो ये पूछ ले भाई आपको, सर आप कहते हैं इसके हारने की प्रोबेबिलिटी, भाई जितने ये हार गया तो दूसरा तुरंत जीत गया ना, तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.38, तो उतनी प्रोबेबिलिटी दूसरे के जीतने की होगी, है ना। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बहुत आसान सा है, सवाल दोनों ही हो जाएंगे, आधी मिनट का समय है आपके पास। समथिंग बाय समथिंग, प्रोबेबिलिटी के अधिकतर सवालों के आंसर आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे। जब वो फ्रैक्शन सॉल्व हो सकती है तो कभी कभी डेसिमल में भी मिल जाते हैं। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है, सविता और हमिदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी कि डिफरेंट बर्थडेज या बर्थडे जो है उनके अलग अलग दिन होंगे। तो अब देखो हम चाहते हैं, और उसने आगे ये भी कहा रखा है कि भाई लीप ईयर को आप मतलब इग्नोर करें कि वो लीप ईयर है, वो लीप ईयर नहीं, यानी दिन कितने, 365 दिन। अब हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि उन दोनों का बर्थडे एक दिन पे ना हो, यानी मान लो कि उन दोनों का बर्थडे 5 मार्च का हो रहा है, तो हम कह रहे हैं 5 मार्च को छोड़ दो, बाकी किसी भी दिन हो गया तो हम हमारी वही प्रोबेबिलिटी होगी, हम जीत गए कि भाई उनका जो बर्थडे है वो सेम दिन नहीं हुआ, उनके सेम दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा सेम दिन बर्थडे हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भाई वही एक दिन, कोई भी एक दिन आप पकड़ लो, 1 मार्च, 6 मार्च, 10 मार्च, कुछ भी, तो 1/365, वो एक ही दिन होना चाहिए दोनों का बर्थडे। किसी का अगर इस दिन है तो उसी दिन दूसरे का होना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल था, फंसना नहीं है कभी भी। आ जाइए और एक आसान सा सवाल देखते हैं, फिर से आपके पास 30 सेकंड का समय। बहुत आसान आसान से सवाल होंगे, बस गलती नहीं करनी है और डरना नहीं है। करें, सवाल क्या कह रहा है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card. The card being identical, then she puts card in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of? किसका नाम हो? एक लड़की का और एक लड़के का। तो देखो उस किसमें डाला था मैडम ने, एक बैग में, एक थैले में उनने सब बच्चों के नाम लिख के डाल दिए। तो टोटल कितने नाम हैं, कितनी केस हो सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप कहोगे कि सर 40 हो गया, तो डिनोमिनेटर में तो 40 ही आने वाला है। अब भाई लड़की होनी चाहिए तो टोटल लड़की, इन 25 में से कोई भी आ जाए और यहां पर इन 15 में से कोई भी आ जाए। काटा पीटी हो पा रही है तो कर देंगे, 5 5 जा 5 8 जा, 5 3 जा 5 8 जा, तो 3/8 और 5/8 रेस्पेक्टिवली इस सवाल का आंसर। सब नहीं कर दिया होगा, है ना। आ जाइए, कभी कभी सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में भी दे सकता है, चलिए इसको करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जो मैं कह रहा था ना, छोटा सा बढ़िया सा सवाल जहां पे हम अटक सकते हैं, फंस सकते हैं, वो होता है एटलीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली। ये है तो बहुत आसान सी चीज, बट कभी कभी जल्दबाजी में
मिस्टेक हो जाती है, उस चीज को समझेंगे। देखिए सवाल कह रहा है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से वन इज ऑफ 1 रुपी एंड अदर इज ऑफ 2 रुपी। तो ये बात नहीं भी लिखता कोई फर्क नहीं था। यहां पर इस सवाल को ऐसे भी कह सकता है कि हरप्रीत ने एक सिक्के को 2 बार उछाला। अगर एक सिक्के को 2 बार भी उछाल रहा है तो भी वही बात है, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल लो या अलग अलग 2 सिक्के उछाल लो, जो सैंपल स्पेस होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ हमारे आउटकम्स होंगे, वो दोनों केस में सेम होंगे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। 1 रुपए 2 रुपए तो कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है, तो आगे भी आपके एग्जाम में भी लिख सकता है कि एक 5 रुपए का सिक्का, एक 10 रुपए का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उलझा रहा है बस और कुछ नहीं कर रहा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो हेड या टेल यहां पर आ सकता है, हेड या टेल यहां पर आ सकता है, तो ये हो गया 4। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है आपको लिखना भी पड़ेगा कि कौन कौन से केस हो सकते हैं। कब? जब हम समझ नहीं पा रहे, कह रहे एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या केस है 4 के। अब अगर हम इस बात को जानते हैं तो हमें क्या फायदा है, हमें यह फायदा है कि हम लिख लेंगे, अच्छा देखो हेड के साथ हेड हो सकता है, हेड के साथ टेल हो सकता है, टेल के साथ हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो उस केस में हम कहेंगे यार कि हमें ये ना लगे कि हमने सारे लिख दिए, तो हमें यार 4 लिखने थे, अच्छा तो टेल और टेल हो सकता है, बात सही है। ठीक है, अब ये कितने टोटल केस हो गए हमारे पास? 4। अब वो कह रहा है कम से कम हमारे पास एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हो। अब ये है, ये भी है। अब ये वाला केस लेना है या ये वाला केस लेना है या कोई नहीं लेना है, तो एग्जैक्टली 1 का मतलब समझो। अभी इस सवाल को भूल जाओ, अभी हम आपके क्लास पे चलते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1 पेन लेके आते हैं, कभी कोई 2 लेके आता है, कोई 3 लेके आता है, कई ऐसे भी होते हैं जो 1 भी नहीं लाते हैं। कहते हैं भाई वो पैम्पलेट बट गई तो वहां से पन्ने मिल गए, तू पेन दे दे, कुछ लिख लेंगे। सीरियस नहीं पढ़ाई को लेके। ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल पर आगे बढ़ते हैं। कुछ 1 पेन लाए, कुछ 2 लाए हैं, कुछ 3 लाए हैं, कुछ 4 भी लाए हैं। लड़कियां हैं, सीरियस है तो 4 भी पेन लाई हैं। ठीक है, अब समझना बात को। मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो जाओ जो कम से कम 2 पेन लाए हैं। तो कोई मूर्ख ऐसा होगा क्लास में जो कहेगा यार मैं 4 पेन लाया हूं, सर ने कहा जो 2 पेन से अधिक लाए वो खड़े हो जाओ, मैं हूं या ना हूं। फिर पूछेगा भी सर मैं हो जाऊं क्या? सिंपल सी बात है कि भाई कम से कम 2 पेन जो लाए वो खड़े हो जाओ। अब 2 हैं, 2 से अधिक है, सब चलेगा, कम से कम होना चाहिए, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए। 1 से अधिक होगा तो भी चलेगा। सो द आंसर इज 3/4। आई होप समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक मिनट का समय रखिए, अलग अलग चीजें निकालनी है, इससे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट सैंपल स्पेस आपको लिखने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। करें डिस्कस? आ जाइए। देखिए कह रहा है कॉइन इज टॉस थ्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, ऐसे भी कह सकता है। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी को डाउट आया भी होगा, लेट अस सपोज पिछले सवाल में, कि सर हेड टेल और टेल हेड ये तो एक ही बात हो गई। ये एक बात नहीं है। ठीक है, ये एक बात नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम बॉक्स बना के कर रहे होते हैं ना, तो हम परम्यूटेशंस पर बात कर रहे होते हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे सेशन के एंड में डिटेल में। देखो अगर मैंने एक कॉइन उछाला, हेड टेल और टेल हेड लग रहा है कि एक जैसा है, लेकिन पहले आया हेड पहले और बाद में आया टेल, इसका ये मतलब है इसमें पहले आया टेल बाद में आया हेड। समझ पा रहे हो किस तरीके से अलग है? ठीक है, तो वो वाली कंफ्यूजन को एंड में और आपको क्लियर हो जाएगी। आ जाइए इस सवाल पर। कह रहे एक कॉइन को मैंने 3 बार उछाला, तो अब
इसका मतलब समझिए, अगर मान लो मैं कहूं टेल हेड टेल, ठीक है, और एक कहूं मैं टेल टेल हेड, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि सर यहां भी दो टेल है यहां भी दो टेल है, तो दोनों सेम हो गए। पहले टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया, टेल आया टेल आया हेड आया, यानी कि सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाइए सवाल पर। अब क्यों बॉक्स वाला मेथड इज इंपॉर्टेंट? ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमें लिखना कितना है ना। देखो, तो वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2, अब बॉक्स बनाने की जरूरत भी नहीं होगी धीरे धीरे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो 8 हो गया। एक साथ का मतलब तीनों केस आपको देखना है, ठीक। टोटल 8 केस हो सकते हैं। अब मैंने लिखना चालू किया, मैंने कहा चलो हेड 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 से ही लिखना चालू करते हैं। फिर यहाँ पर हेड की जगह एक बार टेल कर देता है, तो चलो हेड हेड टेल। फिर यहाँ पर दोनों जगह टेल कर दें, तो हेड टेल हेड, ये एक केस हो गया। फिर हेड टेल और टेल एक केस हो गया। मैंने कहा अब क्या होगा, अब नहीं समझ में आ रहा तो हो सकता है सारे लिख दियो। तो फिर जब आप देखो यार 8 थे 4 ही लिखे हैं, तो इसका मतलब और लिखने। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेल 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर टेल 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 टेल, और फिर इनको ऐसे का ऐसा लिख दो, एच 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 टी और टी एच टी टी। आप क्या कर सकते हैं कि सर मेरे को तो ये लिखने में कोई ट्रिक बताओ या कुछ बताओ, तो ट्रिक व्रिक भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब आप ऐसा करना, आप ना 4 वाला केस एक बार लिखना कि भाई 16 होंगे, एक बार 16 लिखोगे आपको खुद ट्रिक मिल जाएगी। वरना फिर मैं बच्चों की तरह आपको बताते रहूं कि देखो कितने 8, तो 8 का कितना, तो 4, तो 4 बार लिख दो हेड। अब लोग कहेंगे वाह वाह, लेकिन ये वाह वाह वाली बात नहीं है। जब आप खुद लिखेंगे ना 16 वाला या 8 वाला पहले लिखोगे, आपको खुद वो ट्रिक मिल जाएगी, यार हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 4 का आधा कितना होता है, तो 4 का आधा होता है 2, तो 2 बार अब हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो। अब 2 का आधा कितना होता है 1, तब हेड हेड टेल। अब ऐसे यार बच्चों वाली चीज है, बात क्लियर है? आ जाइए, अब आ जाते हैं हम सवाल पर। 8 हो गए, ये बात को समझ पा रहे हैं कि हम क्यों इसको नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि हमें ये पता रहे टोटल कितना है हमें तुरंत। आ जाइए, अब वो कह रहा है, अब ध्यान से करिएगा, कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड हो, मतलब एग्जैक्टली 1 हेड या 1 हेड एक ही बात है। मुझे केवल एक हेड चाहिए, तो केवल एक हेड देखना जरा कहां पर है, केवल एक हेड होना चाहिए, केवल एक हेड होना चाहिए, यहां पर है। केवल एक हेड होना चाहिए, केवल एक हेड होना चाहिए यहां पर। तो आंसर कितना हो गया 3 बाई टोटल। दूसरे पे आते हैं, दूसरा कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड। अबे जो जो एक पेन लाए हो कम से कम खड़े हो जाओ, तो मतलब कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हो। इन सब में कम से कम एक है। अरे 2 होंगे तो भी चलेगा, 3 होंगे तो भी चलेगा, तो कुछ तुरंत समझ पाएंगे, यानी कि उसको निकाल दो जहां पर एक भी हेड नहीं है, जहां पर एक भी हेड नहीं उसको निकाल दो। तो कितने केस है हमारे फेवर में, फेवरेबल आउटकम कितने, 7 7/8। कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड। अब इसका हिंदी मतलब समझेंगे। अच्छा हिंदी में नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, छूट गया। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिकतम, यहां पे कम से कम, यहां पर एकदम एक ही हेड होना चाहिए। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक एक हेड हो। अधिक से अधिक है एक, 2 वाले चलेंगे नहीं, ये चलेगा नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। अधिक से अधिक एक हेड, ये चल जाएगा नहीं, 2 हैं, ये चल जाएगा चल जाएगा, ये चल जाएगा चल जाएगा, तो ये चलेगा या नहीं। अधिक से अधिक एक। अब मैं कहूंगा जो स्टूडेंट्स अधिक से अधिक एक पेन लाए हैं वो खड़े हो जाओ, तो अधिक से अधिक एक। फिर कहे यार मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो सर ने कहा अधिक से अधिक एक पेन हो, नहीं है तो भी खड़े हो जाओ। अधिक से एक से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं, एक से कम वाले सब खड़े हो जाओ, एक एंड एक से कम। तो यहां पर हो गए हमारे 4 केस, तो यहां पे आंसर कितना 4/8, और 4/8 कितना होता है 1/2। आगे आ जाओ, नो हेड अपीयर्स, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। कितने हेड नहीं आने चाहिए, एक भी हेड ना आए, यानी कि सारे टेल हो जाएंगे, यानी कितना 1/8, खत्म। आगे एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो कम से कम 2 होने चाहिए। 3 होंगे तो लेंगे नहीं लेंगे, ले लेंगे भाई। कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो आ जाओ भाई, कम से कम 2, कम से कम 2, कम से कम 2, कम से कम 2, और बस। तो कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए, तो 4/8 यानी 1/2। समझ में आया होगा, आसान है, हमने यहाँ पर
5 सवाल निपटा दिए, इनमें से कुछ भी आ सकता है। आ जाइए अगला सवाल, फटाक से कर देंगे, सभी कर देंगे। 45 सेकंड्स रखते हैं मैक्सिमम। करें डिस्कस। देखो क्या कह रहे हैं, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, अभी अलग अलग क्यों कर दे रहा है, इसका मन है ताकि हम कंफ्यूज इस बात में, दोनों सेम है और दोनों मैंने एक साथ फेंक दिए। तो पहला और दूसरा मतलब समझ रहे हो कि 1 6 धीरे धीरे आपका बेस रेडी कर रहे हैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के लिए थोड़ा थोड़ा, कि वैसे ये जानने की आवश्यकता नहीं बट फिर भी कि दोनों अलग अलग बताने का कारण यहाँ पर ये है कि 1 6 और 6 1 अलग अलग है, आप पहचान पाए। वरना मैंने 2 डाइस फेंके, अब कौन सा एक है कौन सा दूसरा है, अगर दोनों सेम है तो ये कारण होता है। या फिर एक डाइस को 2 बार फेंकेगा तो वो डाइस सेम है, लेकिन तब हमें पता होता है कि अभी 1 आया फिर 6 आया। बात पकड़ पा रहे हैं? पकड़ गए तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। आ जाइए, तो अगर मैंने दोनों एक साथ फेंके, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, वो मत लिखो आप। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is? अब देखो समझ गए सभी कि 6 इंटू में 6 36 केस हो सकते हैं टोटल। अब सम 8 हो जाए, सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी है कि यार एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 7 आ जाए। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर एक पे 2 आ जाए दूसरे पे क्या आ जाए? 6 आ जाए, हो सकता है। फिर 3 आ जाए और 5 आ जाए, फिर 4 आ जाए और 4 आ जाए। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अब एक ऑप्शन हमें यानी कि एग्जाम में मिल जाएगा 3/36। ध्यान देना 1 2 3, तो कोई स्टूडेंट लिखेगा 3/36। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाई 4 आ गया दोनों पे। अब क्या 4 4 4 4 से अलग है? नहीं अलग है, तो ये तो होगा नहीं। फिर 5 3 हो सकता है और 6 2 भी हो सकता है। यानी बात समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 5/36 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई सभी को? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया 5/36। अब वो कह रहा है सम जो है वो 13 हो जाए। अब भाई सम 13 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पे मैक्सिमम 6 आ सकता है, दूसरे पे मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम 0 और 0/36, तो 0/एनीथिंग इज 0। यानी अगर कोई चीज हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्लियर? आगे, लेस देन और इक्वल टू 12, यानी अब जो वो नंबर है, जो 2 नंबर है उनका जो सम है वो या तो 12 हो या 12 से छोटा हो। अब भाई 12 हो या 12 से छोटा, तो हम समझ गए कि यार मैक्सिमम सम तो 12 हो सकता है और मिनिमम तो जो है कम से कम 2 तो होगा ही होगा। अब उसने कहा कि या तो 12 हो या 12 से छोटा, यानी ऐसा तो हर केस में होगा। तो अगर कोई चीज होनी ही होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं पत्तों पर। ठीक है, इन सवालों करने के लिए आपको पत्ते खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, अब यहां पर क्या बेसिक नॉलेज है? जनरली एग्जामिनर ये मानता है कि आपको पत्तों के बारे में बस बेसिक नॉलेज इतनी है कि टोटल मिलाकर जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, है ना? अब शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक गाना है सिंग इज किंग मूवी का, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन उसमें बस एक किंग। बट वो शायद गाना गलत था, क्योंकि एक कलर के 26 पत्ते होते हैं। ठीक है, देखो अब जोक सपाट, अब थोड़ा फोकस करते हैं। मैं भी जोक मारने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि काफी और मैं देखता हूं कि जो जोक होता है जिन क्लासेस में थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा होता है इधर उधर का, तो वहां पर जो है बच्चे जाना पसंद ज्यादा करते हैं। ठीक है, भले पढ़ाई की बात ना हो,
ये बहुत कम हो, तो भाई करना पड़ता है थोड़ा बहुत, है तो मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मगर आपको हमेशा एक फोकस इस बात पे करने को होगा कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो जोक्स वगैरह बेकार है ना। कम से कम पढ़ाई तो एक चीज रहे यार जहां पर सिर्फ पढ़ाई करें, बाकी चीजों में आनंद ले रहे हैं ठीक है, पढ़ाई में भी आनंद चाहिए तो बात गलत है। आ जाइए फोकस करते हैं। फोकस यार इस बात पे करना, जनरली ऐसा देखा गया कि एग्जामिनर जो है वो बता देता है कि वो कहता है, जैसे कईयों को नहीं पता होता कि क्लब क्या होता है, स्पेड क्या होता है, हिंदी में चिड़ी और हुकुम कहते हैं कि हुकुम का इक्का, तो बता देता है हुकुम मतलब कि ब्लैक कलर हो गया, कुछ भी इस तरह की डिटेल बता देता है। बट ऐसा भी कई बार हो जाता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो आपको, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कैसे समझाऊं कि उसने कह दिया कि जो वो हमारा पत्ता है वो ब्लैक है, मतलब ब्लैक कार्ड्स है मेरे पास, ठीक है, तो उसमें किसी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मतलब थोड़ा आप इस बात को याद रखें कि रेड में डायमंड होता है और हर्ट होता है, बस दो को याद कर लो, ठीक है। रेड में रेड कलर का दिल तो होता ही है, ये तो जानते हैं, और एक और कीमती चीज क्या है, डायमंड, तो वो भी लाल ही होते, किसी तरीके से हमने इतना याद रख दिया। ईंट, अब देखो हिंदी वाले तो बड़ी आसानी से याद कर सकते कि ईंट लाल कलर की होती है, और पान से जो लोग थूकते हैं खा के, नहीं थूकना चाहिए यहाँ वहां, तो वो भी लाल कलर का ही होता है, बस, तो बाकी दोनों ब्लैक हो जाएंगे, क्लियर है। क्योंकि अगर उसने नहीं बताया, आगे मैं सवाल में आपको समझा दूंगा और क्लियरली क्यों थोड़ा सा कभी कभी आवश्यक है, तो वहां पर हम फंसे नहीं। तो कुल मिलाकर हमारे 52 पत्ते होते हैं। अब इनको कहते हैं सूट्स, 4 सूट होते हैं, या इसको अभी हम डिवाइड करते हैं 2 में, ये 2 कलर्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक हो जाता है आपका ब्लैक और एक हो जाता है आपका रेड, क्लियर है। अब टोटल 4 सूट होते हैं, इसके अंदर 2 सूट आ जाते हैं, इसके अंदर भी 2 सूट आ जाते हैं, ठीक है। तो रेड में कौन कौन होता है, डायमंड और हर्ट, हर्ट कीमती है, डायमंड भी, और बाकी बचता है हमारा स्पेड और क्लब, ठीक है। तो यानी 13 पत्ते 13 पत्ते 13 पत्ते 13 पत्ते, क्लियर। रेड 26 ब्लैक 26, ये भी क्लियर। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप जानते हैं इक्का, फिर 1 2 3 4, इक्का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक गए, फिर जे क्यू के। तो ये जो 3 कार्ड्स होते हैं ना, ये 3 कार्ड, इनको ही कहते हैं फेस कार्ड्स। जरा यहां पर आएंगे, ये सारे फेस कार्ड्स हैं, राजा रानी और गुलाम, है ना। तो हर एक सूट में, ध्यान से समझिए, हर सूट में 3 कार्ड होंगे, फेस कार्ड हर सूट में होंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12, बात को समझ पाए कि टोटल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं कि वो एक फेस कार्ड है ना, वो फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड का मतलब टोटल 12 फेस कार्ड होता है। अब मैं कह दूं कि रेड कलर का फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कलर का फेस कार्ड, तो टोटल में से, तो टोटल 3 इस यहां हो गए, 3 यहां पर हो गए, तो टोटल हो गए 6। बात समझ में आ गई। तो वही बात यहां पर लिखी भी थी कि फेस कार्ड जो है रेड कलर के 6 होते हैं, और अपने ब्लू कह लो या ब्लैक कह लो, ब्लैक कलर के 6 होते हैं, क्लियर है। आ जाइए अब कुछ सवाल हम देख लेते हैं जो कि इस पर पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। 5 सवाल हैं, 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, आप आराम से ट्राई करिए, कोशिश करिए कि गलती ना हो। करें, आ जाइए, टाइम हो गया। आप देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। समझ गए बात को कि भाई 52 पत्ते हमने एकदम अच्छे से उनको फेंट लिया है, अब उसमें से मैं एक कितने पत्ते निकाल रहा हूँ, एक पत्ता निकाल रहा हूँ, तो वो डायमंड का हो। अब डायमंड का हो मतलब हम समझ गए कि यार डायमंड के टोटल 12 पत्ते होते हैं, 13 होते हैं, 14,
कितने 13, 1/4, तो 13 पत्ते होते हैं, ये मेरे फेवरेबल आउटकम है, और टोटल पत्ते होते हैं 52, तो यानी 1/4। बात समझ गए, खत्म। अगला कह रहे नॉट एन एस, मतलब वो पत्ता इक्के का ना हो। अब एस मतलब 1 होता है, 1 2 3, बस भाई 1 2 3 4 तो सही है, एक इक्का हो जाता है एस जिसे कह देते हैं। तो हमने कहा कि यार एक इक्का, इक्का जो है हर सूट में एक होता है, तो टोटल कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, जानते हैं। तो यानी कि वो इक्का ना हो, तो हमारे फेवरेबल आउटकम ध्यान दीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं कि 4/52 ये हो गया इक्के आने की प्रोबेबिलिटी, और 1 में से माइनस कर दे, ये बात हमने डिस्कस करी थी। तो कितना आ गया 1/13, और 1 में से माइनस कर दोगे 12/13। दूसरी बात हमने ये भी डिस्कस करी थी कि आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि इक्के टोटल होते हैं 4, यानी वो 4 पत्ते ना आए बस, तो 52 में से 4 माइनस कर दो, यानी बाकी 48 पत्ते आ जाए। बेसिकली वही कैलकुलेशन है 52 - 4 ना, 48 - 52, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 12/13। क्लियर है। अगला देखिए, कह रहा है एक ब्लैक कार्ड हो, तो अब इसने बोल दिया कि क्लब और स्पेड ऐसे करके कह दिया है, काले कार्ड के होने की संभावना कितनी है, टोटल आधे आधे होते हैं ना, आधे लाल और आधे काले, तो आप वो सीधे भी हाफ कर सकते हो, नहीं तो 26/52। आगे क्या कह रहा है कि डायमंड का कार्ड ना हो, तो डायमंड का कार्ड अभी हमने देखा था, डायमंड के कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। आप कैसे जा सकते हैं, दो तरीके होते हैं, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों समझ में आए, डिटेल में हमने पहले डिस्कस किए थे। आगे वो ब्लैक कार्ड ना हो, तो ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। खत्म, बहुत आसान था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ये सवाल में जल्दबाजी में गलती हो सकती है, आइदर और, नॉट, एटलीस्ट, एटमोस्ट। पहले 3 तो आप इजीली कर जाओगे, बाकी 2 थोड़ा आराम से। करें, हो गया होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक बैग है जिसके अंदर 9 डिस्क हैं, जिसमें से 4 रेड कलर की हैं, 3 ब्लू कलर की हैं, 2 येलो कलर की। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल 9 डिस्क है, तो रेड कितना है 4/9, कोई दिक्कत ही नहीं है। येलो कितना है तो 2/9, ब्लू कितना है तो 3/9, यानी 1/3। अब थोड़ा सा आ जाता है नॉट ब्लू। फिर से नॉट ब्लू दो तरीके से कर सकते हो कि ब्लू के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, या ब्लू को मत देखो, बाकी दोनों देख लो, तो 4 और 2 6, 6/9 2/3 हो सकता है, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए, आइदर रेड और ब्लू, तो या तो रेड हो या ब्लू हो, कोई भी हो। तो मैं अगर रेड ले आऊं तो भी ठीक है, मैं अगर ब्लू ले आऊं तो भी ठीक है, तो 4 और 3 7, तो 7 मेरे फेवरेबल आउटकम्स है, आउट ऑफ कितना 9। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, देखो ये वो स्टूडेंट कर पाएगा बिना इस सवाल को कराए जो तो हल्का सा कॉमन सेंस रखता है। बस यही समझना है हमारे फेवर में क्या है और क्या चीज है जो हमारे फेवर में नहीं है, या टोटल क्या है, टोटल और फेवरेबल, खत्म। ट्राई कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आ जाइए डिस्कस करते हैं। ट्राई अवश्य करिए। क्या आपका आंसर वही आ रहा था जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं? बिल्कुल हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है गलत बात है, कॉमन सेंस नहीं है। यानी कि अगर सवाल में कभी भी लैंग्वेज चेंज करके आ गया तो आपको दिक्कत होगी, और अभी भी होती है। ये समझाता है कि लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे हैं। कह रहे अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे दोनों चीज पूछ सकता था। ये मान लो हमारा है क्या है, जंगल बोल रहा है क्या, नहीं, बस ये एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र है, इसमें कहीं हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया है, तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो इस लेक के अंदर कहीं जाकर गिरा है, यहां कहीं गिरा है, यहां कहीं गिरा है, यहां ना गिरा हो बस।
बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से वो ये भी पूछ सकता था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में ना गिरा हो, तो यानी बाकी जगह गिरा हो, लेक की प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कर दो 1 में से। अब अगर हम देखें इसको, अब हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो यहां गिरा है, यानी टोटल इतने क्षेत्र में से ये क्षेत्र यहीं गिरना चाहिए इसी एरिया में, तो इसका एरिया कितना है और टोटल का एरिया कितना है उसका ही रेशियो ले देना है। तो देखो भाई टोटल एरिया कितना है 4.5 इंटू में 9, तो 4.5 यानी अपना 9/2 लिख दूं, 4.5/10 करोगे और इंटू में 9, ये हो गया टोटल। अच्छा इस लेक का एरिया कितना है, तो लेक की डायमेंशन बता दो, रेक्टेंगुलर लेक है तो ये पूरा है 4.5, ये है 2, तो ये हो गया 2.5, और ये है 6, ये है 9, तो ये हो गया 3, तो 2.5 यानी 5/2, और 5/2 इंटू में 3, तो 2 से तो 2 चला गया, 3 से ये 3 बार चला गया, तो 5/27, 5/27 यही आना चाहिए था। आया था क्या बताइए? आना चाहिए था। अब हम बढ़ते हैं आगे, इस सवाल को ट्राई करेंगे। इस सवाल के लिए आपको जितना समय दिया जाए, मतलब ये नहीं कहूंगा कम है, मतलब ये एक अच्छा डिसेंट सवाल है और इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा आप पहले एक बार सीधे वीडियो को पॉज करें, ठीक है, आराम से इस सवाल को डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हमारे पास आखिरी 1-2 सवाल ही बचे हैं और यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक। मेरी एक बात को याद रखना, इस प्रोबेबिलिटी को ही हम इतना मुश्किल बना सकते हैं कि हो सकता है 2-3 क्लास मुझे और लग जाए इसे कंप्लीट कराने में, लेकिन रैंक लानी है, सिलेक्शन लेना है, तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए तो बहुत है, मेरा सवाल भी हो जाए और बहुत ज्यादा ही हम अंदर ना घुस जाएं कि हमारा समय लग जाए बहुत ज्यादा और हम उस चैप्टर से ही डरने लग जाएं। यही तो पढ़ने और पढ़ाने की कला है, ठीक है। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जितना हमने पढ़ा है ना उतने से आपका सवाल हो जाएगा, बट फिर भी एक छोटा सा एक मतलब जो इसका हाईएस्ट लेवल का अगर सवाल आ जाता है वैसे तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। जितना हमने पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट टू डू इवन दिस क्वेश्चन। ये सवाल भी हो जाने वाला है बिना इसकी नॉलेज के। बस एक सवाल ऐसा था जो बहुत बढ़िया है, मैं चाह रहा था कि इसको बस टच करा दूं। वैसे अगर एग्जाम में जैसे ही सवाल ऐसे कभी भी, ये आपके लिए ये भी सजेशन है कि एग्जाम में कभी आपको एक ऐसे चैप्टर का सवाल मिलता है जो आपका बहुत अच्छा है, जैसे मान लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत कमांड बना रखी है, तो कभी भी ऐसा एग्जाम में आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि यार प्रॉफिट लॉस का सवाल छूट कैसे रहा है, ये वाला सवाल मेरे से हो क्यों नहीं रहा। ईगो पे नहीं लेना, हर सवाल बराबर नंबर का ही तो है, तो उसी के पीछे क्यों पड़ गए, नहीं हुआ नहीं हुआ है। अच्छे सवाल को नमस्कार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस सवाल को बस बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके वैसे अभी सिलेबस में नहीं हो, अलग से भी पढ़ाया हुआ है, मगर हल्का सा टच करेंगे इसको, लेकिन ये वाला सवाल बिना इसके भी हो सकता है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। जहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई हो गया प्रोबेबिलिटी में थोड़ा मुश्किल हो गया, एसएससी ने कहा हुआ है कि सिंपल प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल क्या हम मॉडरेट तक आ चुके हैं, तो थोड़ा टफ हो जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन से, तो यहां तक फिर भी आप बिना उसके भी कर सकते हैं और उसके साथ भी हम करेंगे, समय लगेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा है, अ कमिटी ऑफ 2 persons इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 persons एंड 2 women, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मैन, 1 man और 2 men। तो यहां सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल आउटकम्स, है ना, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कह देते हैं। ये एग्जाम में आप लिख के थोड़ी दिखा रहे हो, आप लिखोगे यार क्या क्या केस हो सकता है, तो 2 मैन है, एक है M1, एक है M2, एक है वुमेन 1, एक है वुमेन 2, यही है। अब हमें 2-2 के पेयर बनाने, तो ऐसा हो सकता है कि M1 और M2 का पेयर बन जाए, फिर M1 और W1 का पेयर बन जाए, M1 और W2 का पेयर बन जाए, ठीक है। अब M1 के तो सारे केस हो गए, फिर क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा, तो M2 के साथ W1 आ जाएगा, फिर M2 के साथ W2 आ जाएगा, इसके भी सारे केस हो गए, फिर W1 के साथ W2 आ गया, इसके भी, तो इसके तो ये तो सबके साथ आ लिया, ठीक है। अब ये देखो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 3 और 3 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे 6। तो यानी इन सभी
सवालों में नीचे डिनोमिनेटर में तो 6 आएगा। अब देख लो सवाल कह रहा है कि उस कमिटी में एक भी आदमी ना हो। अब भाई यहां पर आदमी 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 आदमी, तो यानी कि केवल औरतें, यानी एक ऐसा केस है। ये सवाल नंबर ए है, ये पार्ट नंबर ए है 1/6। बी पर आ जाओ, वो कह रहा है 1 मैन, एक ही आदमी होना चाहिए। एग्जैक्टली 1। अब यहाँ पर एटलीस्ट वाला है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 मैन वाला भी सवाल आ सकता है। समझ पा रहे हैं? जो हमने हेड टेल वाले में किया था, तो वो वाली चीजें भी आ सकते हैं। उसको क्या डिस्कस करें? 1 मैन, तो 1 मैन मतलब एक ही आदमी हो, तो एक ही आदमी यहाँ पर है, एक ही आदमी यहाँ पर है, एक ही आदमी यहाँ पर है, और एक ही आदमी यहाँ पर है। ये वाले नहीं लेंगे, एटलीस्ट एटमोस्ट वाला केस नहीं है, एग्जैक्टली वाला है। तो 4/6 4/6 2/3 इज द करेक्ट आंसर। 4/6 2/3। 2 मैन हो तो 2 मैन केवल एक केस में है, तो ये हो गया 1/6। और लास्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा, लास्ट, अच्छा है नहीं, सी तक ही है, ठीक है। तीनों सवाल हो गए। अब इस सवाल को हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स यहां ध्यान दे रहे, करें डिस्कस, ठीक, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, छोटे से मैं समझा रहे हैं, आ जाएगा समझ में, चिंता ना करिए। देखिए परम्यूटेशन को कहते हैं कॉम्बिनेशन, सॉरी परम्यूटेशन को कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहते हैं संचय, ठीक है भाई। ये तो सर हमें आता ही है, हिंदी वाले तो जानते ही हैं, इंग्लिश वालों को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर बहुत छोटा सा है। जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर भी थोड़ी परेशानी होती है कि यार कहाँ परम्यूटेशन लगाएं, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाएं, वहां पर भी कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए जब हमारे लिए, बस एक लाइन में अगर मैं बता दूं, जब हमारे लिए सीक्वेंस मैटर करती है, या व्हेन सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, या मैटर वाली बात सही है, व्हेन सीक्वेंस मैटर्स, यानी कि तब हमारा परम्यूटेशन होगा। किस क्रम में, क्रमचय को अगर आप देखो, इसमें क्रम है, आप किस ऑर्डर में लगा रहे हो, अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वहां परम्यूटेशन होगा। पहले ये डिफरेंस समझो, फॉर्मूला वगैरह तो बात की बात है कि भाई डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में। अब समझो जैसे मेरे पास 3 नंबर हैं 1 2 और 3, मुझे कहा गया कि इनमें से आप 2 नंबर चूज कर लो, क्या 2 नंबर ले लो आप इनमें से, तो मैं 1 और 2 ले सकता हूं, 1 और 3 ले सकता हूं, और 2 और 3 ले सकता हूं। क्या ये बात सही है? बात को फिर से ध्यान से सुनेंगे। आप इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे एक, या ये समझो ये 3 सेब रखे होते, कहते 2 सेब उठा लो, तो मेरे पास 1 और 2 आ सकता था, 1 और 3 आ सकता था, 2 और 3 आ सकता। क्या इसके बाद और कोई केस है? तो कई स्टूडेंट कह रहे होंगे हाँ सर है, अभी हम डिस्कस कर तो रहे थे कि 2 1 भी है, 3 1 भी है, और 3 2 भी है। अब एक बात, तो उसने कहा था आप कोई भी 2 सेब ले लो, अब वो 2 सेब ले लो, चाहे 1 2 लो, चाहे 2 1 लो, बात तो वही है। क्या सीक्वेंस यहां मैटर कर रहा है? तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं, जब आप चूज करते हो, जब आप सिलेक्ट करते हो, है ना, जब आप सिलेक्ट करते हो तब हमारा कॉम्बिनेशन लगता है। लेकिन जब सीक्वेंस भी मैटर करने लगे, जैसे याद करो हम 2 डाइस फेंक रहे थे, जब 2 डाइस फेंक रहे थे तो 1 6 और 6 1 हमारे लिए अलग अलग हो रहा था कि पहले क्या है बाद में क्या है। तो जहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां परम्यूटेशन होता है। अब किसी एक अच्छे बच्चे के दिमाग में बात आ रही होगी, ये सवाल आ रहा होगा कि सर जो हम बॉक्स बना के जो निकाल रहे थे वो क्या था, वो परम्यूटेशन था या कॉम्बिनेशन था? तो ये भी डिटेल में बातचीत करने वाला वैसे प्रश्न है, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जनरली परम्यूटेशन होता है। बट क्या ये हमेशा परम्यूटेशन है? नहीं। परम्यूटेशन बेसिकली लग रहा होता है जब वो सेम सी चीजें होती हैं, जैसे 1 2 3 नंबर्स हैं, या फिर किन्हीं चीजों को मैं अरेंज कर रहा हूं, जहां अरेंजमेंट होता है सिमिलर चीजों का, सिमिलर क्या कहते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, वहां परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हम अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन याद करो ये जो बॉक्स वाला मेथड है ये तो हमने वहां भी अप्लाई कर दिया जहां डाइस था और एक तरफ कॉइन था, इन दोनों को मिक्स करके भी हमने अप्लाई कर लिया था। याद आ रहा है ना? तो बॉक्स तो सब जगह लग जाएगा, बट जनरली अगर मैं ऐसे कहूं कि ये 3 नंबर थे, फिर से समझना, इन 3 नंबर में से कोई 2 नंबर सिलेक्ट कर लो, तो उस सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं तो वो तो मैं कॉम्बिनेशन से ही बता पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं तो वो डब्बे वाले मेथड से निकल जाएगा। जैसे ये डब्बा बनाया,
पहले प्लेस पे 3 आ सकते हैं। अब क्या यहाँ पे रिपीटिशन होगा? तो समझो रिपीटिशन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अब एक तो ले लिया होगा ना इन तीनों में से कोई, तो 2। तो यानी ऐसे 6 केस हो सकते हैं, ऐसे 6 केस हो सकते हैं। बन गए ना वो 6 केस? ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो मतलब आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई डब्बे से वो चीज भी निकल सकती है जो परम्यूटेशन से नहीं निकलेगी, तो इसकी लिमिटेशन है, इसकी नहीं। मगर अब फिर से अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं क्या क्या हमने बात करी पूरी, तो पूरी बात हमने ये करी कि जब आपको कुछ क्वांटिटीज में से कुछ सिलेक्ट करनी होती है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन अगर उसका अरेंजमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? अब इनके अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है अभी हम देखते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा NPR, एक पढ़ा होगा NCR, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कुछ नहीं रिक्वायर्ड है, बस ये पता होना चाहिए कि NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। एक इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो सेम हो गया। याद आ रहा है एक और चीज थी, r फैक्टोरियल। ठीक है। अब मैं आपको याद भी करवा देता हूं। भूल गए सर याद कैसे करें, इसमें हम ये याद कर लेते थे, इसमें ये याद कर लेते थे। अब समझो, ध्यान से समझना, एक बार में याद हो जाएगा। यहां पे आपको इतना तो याद रहेगा कि यार r रहता है, r का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल होगा। देखो 4 में से मेरे को कुछ बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो वो कुछ 1 से अधिक ही केस हो सकते हैं ना, एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल आ गया तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल उड़ जाएगा। सब जगह फैक्टोरियल होता है, ये भी बात याद रहेगी। तो ये तो 1 बाई समथिंग आ जाएगा, वो तो होगा नहीं, इसलिए r फैक्टोरियल होता है। दूसरी बात कि कहाँ पे r लगता है कहाँ नहीं लगता, तो ये समझो, अगर मैं इनमें से चूज करूं केवल, तो चूज करने के तरीके अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में, चूज करने के तरीके कम होते हैं। अब अरेंजमेंट करते हैं जब उनका तो और बढ़ जाता है। जैसे 1 2 3, तो चूज करा तो 1 2, अरेंज करोगे तो 2 1 भी हो जाएगा। तो यानी ये वाली चीज ज्यादा होती है। तो भाई अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ डाल दोगे तब तो ये छोटा हो जाएगा ना। ये वाली चीज, ये वाली संख्या ज्यादा होती है इससे। कभी किसी केस में इक्वल भी हो सकती है, बट जनरली ये ज्यादा रहती है। तो इस तरीके से याद कर लोगे। भाई चूज करेंगे तो कम होता है इसलिए नीचे आता है, यहाँ अरेंजमेंट भी होने लगते हैं इसलिए वो r फैक्टोरियल नहीं आते। बात याद रहेगी बस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक छोटी सी बात और है जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी हुई है। फैक्टोरियल को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मतलब 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई कर दो, बस वही सारी चीजें। अच्छा, अब उसको यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे? अभी हमने ये देख लिया कि इस सवाल को हमने बेसिक से भी कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको भी लगाते तो कैसे लगता? तो अभी मैं आंसर्स लिख देता हूं एक बार, क्या क्या थे इसके आंसर्स। चल निकाल ही लेते हैं जितनी देर में देखेंगे। ये कितने थे टोटल केस? थे हमारे पास 6 केस हो रहे थे, है ना। यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि और कोई तरीका नहीं लगा सकते थे ना, हम यहाँ पर ये वाला कर सकते थे। ठीक है, कि यहाँ पर टोटल, क्योंकि वो फिर अरेंजमेंट हो जाता। बात समझना, मैंने आपको ये वाली बात बताई ना, यहाँ पर ये 4 into 3 क्यों नहीं किया कि टोटल लोग तो 4 हैं, उनमें से 2 ले लिए तो 4 और 3, ये अरेंजमेंट हो गया। ये क्या हो गया? अरेंजमेंट। याद रखना, मैंने बताया था ना इसका मतलब परम्यूटेशन है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ या तो कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे या तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ या क्या करो, या अपना दिमाग लगा के टोटल आउटकम लिखो। तो हमने टोटल आउटकम दिमाग लगा के लिखे थे या नहीं लिखे थे? बात समझ में आ गई? अब तो आंसर कितना था इसके शायद 6 सैंपल स्पेस बने थे। चलो जो भी हो आप मैच कर लेना, आंसर सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, सेम ही आएगा। देखो अब हमें कितने लोगों की कमिटी बनानी है? हमारे पास 2 आदमी हैं और 2 औरतें हैं। अब हमें 2 लोगों की कमिटी बनानी है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने तरीके हैं कि मैं 2 लोग चुन लूं? कितने में से? 4 में से। तो चुनने का मतलब कॉम्बिनेशन, तो 4C2। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर क्या आएगा? कह रहा है एक भी आदमी ना हो। तो एक भी आदमी ना हो इसका मतलब सारी की सारी औरतें होनी चाहिए। तो 2 औरतें हैं और 2 में से कितनी चूज करनी पड़ेंगी? 2 चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आदमी एक भी नहीं चाहिए। तो 2C2 का मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 - 2 यानी 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है? ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज 1। तो ये कितना हो गया हमारा?
दो में से देखो टोटल NC, अब ये प्रॉपर्टी पे हमें नहीं जाना NCN 1 होता है, अरे कोई जरूरत नहीं हो तो हम देख ही लेंगे। दो में से दोनों लोग चुनने ही चुनने तो एक तरीका हो गया, डिवाइडेड बाई 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2, ये क्या है 1 2 3 4, तो इतना तो कर सकते हो कि ये 3 इंटू 4 हो गया, 1 2 कट गया। बात समझ में आ रही है पीछे तक? 1 इंटू 2 और ये कितना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस 2 से ये कितनी बार गया 2, तो 3 दूनी 6, 1/6 आंसर आ रहा था इसका। यार देख लो ना कॉपी में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे आउटकम्स थे वो 6 आ रहे थे, आ ही रहे होंगे। अब कह रहा है एक आदमी हो, कितने आदमी हो उस कमिटी में? एक। अब ये ध्यान से समझना, नीचे तो हर बार 4C2 ही रहेगा अब, क्योंकि टोटल में से 2 चुनने हैं। अब फेवरेबल आउटकम क्या है वो ऊपर सोचेंगे। अब यार एक आदमी होना चाहिए एकदम एक, तो एक आदमी मतलब एक आदमी यहां से लेना है और एक और मेंबर चाहिए तो वो यहां से। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो में से एक चूज कर लो और इन दो में से एक चूज कर लो। अब बीच में क्या आएगा बताओ? प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा या माइनस आएगा? माइनस तो आता ही नहीं है ना, प्लस या मल्टीप्लाई आएगा। तो क्या एक आदमी जब आप यहां से ले रहे हो और एक औरत यहां से ले रहे हो, क्या ये दोनों केस एक साथ होने? हाँ भाई एक ही साथ तो होने हैं, दो लोगों की टीम वरना दो लोगों की कमिटी बनेगी नहीं, यानी मल्टीप्लाई आएगा। एंड याद करो इंग्लिश वाला एंड, ये और ये दोनों साथ में जब भी होता है मल्टीप्लाई, अगर ये या ये तो प्लस। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2C1, तो यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 2, 2 इंटू में 2 कितना हो गया 4, और 4 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर तो 6 ही आ रहा था, तो 2/3 हो गया, नहीं हो गया? यही आ रहा था पहले भी आंसर। लास्ट दो जो आदमी है ना वो दोनों के दोनों पुरुष ही हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है? इन दो में से दो चुनने, फिर से यही आ जाएगा 2C2 अपॉन 4C2, तो 2C2 1 और 4C2 6, तो 1/6, यही आंसर आ रहे थे। समझ में आया? तो अब कुछ कह रहे हो सर फिर तो बेसिक अच्छा है, ठीक है बेसिक डेफिनेटली हमारा क्लियर होना चाहिए, वो हमने क्लियर कर लिया, मगर ये जो तगड़ा सा सवाल है, ठीक है, इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन लगाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये ज्यादा मुश्किल से बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, 1% आपको वहां याद आ जाए, यही एक सवाल अटक रहा हो तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर लेवल पक्का नहीं आएगा आपका, यहीं तक में सारे सवाल फंस जाएंगे। बट क्योंकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी अब हमारा भूलने वाला है नहीं, तो इसको भी निपटा ही देंगे। सवाल को समझना इंपॉर्टेंट है, सवाल को समझने पे हमेशा मैंने आपको कहा फोकस करिए। क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स, मतलब 52 पत्ते, उसमें से मैंने 7 पत्ते निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी बादशाह होंगे, कि ऑल आर किंग्स। अब कैसे करेंगे भाई? अब समझना आराम से, अब चूज करना है। अब मैं लिखने तो बैठूंगा नहीं कि 7 पत्ते कौन कौन से हो सकते हैं, हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी लिखने में, है ना? तो अब कैसे करेंगे? नीचे क्या आएगा? 52 पत्ते में से हमें 7 पत्ते चुनने हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, या वैसे इन सवालों को मैं फिर भी कह रहा हूं इनको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, तो आपको समझोगे 52C7 यानी 52 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 52 माइनस 7 यानी 45 फैक्टोरियल, ये 52 फैक्टोरियल था। ये तो नीचे आ गया। ऊपर क्या है कि सारे के सारे किंग आ जाएं, तो सारे के सारे किंग यानी किंग कहां पे से आएंगे? किंग टोटल मिलाकर किंग होते कितने? 4, तो यानी कि 4 में से हमें 4 ही ले लेने हैं, 4C4, और 4C4 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 4 यानी 0 फैक्टोरियल, तो ये तो 1 होता है। ठीक है, अरे हाँ ना, चलो मैं एक बार लिख देता हूं पूरा कि हो क्या रहा होगा, सॉल्व तो कर लेंगे तुरंत। तो 4C4, अब 4 पत्ते तो मैंने ले लिए, टोटल 7 पत्ते लेने थे, तो बच कितने गए? 3। अब वो 3 कितने में से चुनने हैं? तो 4 पत्ते में से तो हमें चारों लेने हैं, बाकी बचे कितने पत्ते? 48 पत्ते बचे, नहीं पत्ते 48, 52 में से 4 चले गए तो 48 बचे। क्या ये दोनों केस एक साथ है? हाँ भाई दोनों एक साथ है, एक साथ 7 पत्ते लेने, तो मल्टीप्लाई आ गया, तो ये तो 1 हो गया था, ये तो 1 हो गया था। 48C3 यानी 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 48 माइनस 3 यानी कि 45 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या था हमारा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल और 45 फैक्टोरियल, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ही बीच में, ये उड़ गया। अब देखो ये 7 फैक्टोरियल है, यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 1 2 3 चले गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, समझ पा रहे हो? इतना तो हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस कर ही रखा है। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर
4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू में 7। बात क्लियर है? तो अगर आप इसको समझोगे तो ये लिखा है 48 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल। इसको मैं अगर साफ सुथरे तरीके से आपको समझा दूं तो अब आपको इतना सॉल्व करना है, और जो ये नीचे है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ये कितना है 48 फैक्टोरियल। ये कितना है 48 फैक्टोरियल इंटू 49 50 51 52। तो इससे जब आप काट दोगे 48 फैक्टोरियल इसके अंदर है, इसको आप क्या लिख सकते हो 52 फैक्टोरियल को साफ सुथरे तरीके से लिखें तो 48 फैक्टोरियल इंटू 49 50 51 52। बात सही है? ये कट गया, ठीक है। अब काट दो, और कुछ कट पिट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 5 से गया ये 10 बार, 2 से गया ये 5 बार, 2 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये 26 टाइम्स, 2 से गया ये 3 बार, और 2 से गया ये आपका 13 बार, और 7 से गया ये 7 टाइम्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 बच गया, 5 बच गया, 13 बच गया, 51 बच गया। तो आंसर हो गया 3 डिवाइडेड बाई इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन से भी हम सवाल को कर पाएंगे। कैसे? कि हमारा आंसर पक्का 3 अपॉन समथिंग होगा, और उस समथिंग जो है वो 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 51 देखने की जरूरत नहीं है, 13 से भी कटेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा हमारा टाइम न जाए। 1547। कुछ कटना पिटना छूट गया क्या? एक सेकेंड। 1547। Let us see once. ये इतना था और ऊपर आया था 4 5 6 7। ठीक है, 48 से 48 चले गया, 49 50 51 52 सही है। 4 5 6 7 ये भी सही है। इसको एक बार साफ करते हैं। ये आएगा सॉल्व करने पे जो भी है। इसको अगर हम काटें, हाँ 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 बिल्कुल हो जाता हो जाता। इसको आगे काट लेते हैं। 51 है, 3 से कट जाता। 1 बाई समथिंग आंसर बोल रहा था ना मैं। अरे यार एक ही बात है। 7 से गए 7 टाइम्स, ठीक है। 5 से गए 10 बार, 3 से गए 2 बार, 3 से गए 17 बार, और 2 से गए 5 बार, और 4 से चला गया अपना ये 13 बार। खत्म। तो यानी 1 अपॉन दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो 1 अपॉन दिस, तो जिसमें अगर 2 3 4 हुआ वो तो गलत हो जाएगा। बाकी अपना आंसर जो है 5 7 तो इन सब से कट रहा होगा। अब मल्टीप्लाई कर ही लें क्या? 13 7 91, 13 एकम 13, और 9 22, और ये कितना हो गया 35। 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10 प्लस 1 11, 3 1 3, 6 6 7 7 3 5। ठीक है, 1 अपॉन 7 7 3 5 बिल्कुल 1 अपॉन 7 7 3 5। ठीक है, क्लियर। अब आगे कह रहे हैं 3 किंग्स, मतलब अब हमारा आंसर होना चाहिए कि 3 किंग्स आ जाएं। 3 किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप समझ लो, सीधे लिख दूं, यानी कि जो 4 किंग है उनमें से तो 3 किंग आ जाएं। यानी 3 पत्ते तो मुझे इन 4 में से लेने हैं। बाकी कितने पत्ते बच गए? 4। तो वो जो 4 पत्ते हैं ना, वो मैं 52 माइनस 4 48 में से ही लूंगा। अब कई स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती या गलत ये सोच सकते हैं कि सर इन 4 में से तो मैंने 3 लिए, तो 3 लिए तो 48 तो ये, और एक और ले लेते ना यहाँ पे। समझ रहे हो, यहाँ पर एक पत्ता बच गया, 48 प्लस 1 49 क्यों नहीं किया? तो भाई मैं यहाँ पर उस एक पत्ते को आने का चांस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो एक किंग है, ऐसा अगर यहाँ मैंने 49 कर दिया तो वो किंग भी तो एक बार आ जाएगा जो यहाँ से आप वहां लेंगे। तो इसलिए अलग अलग इन 4 में से 3 लेना है, साथ ही साथ इन 48 में से रिमेनिंग 4 पत्ते लेने हैं, और नीचे हमारा वही रहेगा क्या 52C7। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। तो 4C3 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, तो 4 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 48 माइनस 4 यानी कि 44, और इंटू में 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब 44 से आप यहाँ पे काट भी दो तो ये आ जाएगा आपका 45 46 47 और ये 48। सही है,
नीचे कितना आ जाएगा आपका 52 है, तो ये हो गया आपका 52 माइनस अपना सीधे में कर ही दे, चलो कर लिख ही देते हैं एक बार, 52 फैक्टोरियल अपॉन 45 फैक्टोरियल और ये आ गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 45 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, पूरा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट डाल के लिख देंगे, जो चाहिएगा उसको काट पीट देंगे। तो यहाँ पर कितना है 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना है 7 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 चले जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 6 और 7। ठीक है, समझते हुए चलना, आप अपना कैलकुलेशन भी करना अपनी तरफ। यहाँ कितना 45, 46, 47, 48, तो 46, 47, 48 और यहाँ 46, 47, 48 तो कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? अब इसको थोड़ा ना साफ लिखें, चलो लिख लेंगे। 7 7 49, 5 से गया ये 10 टाइम्स, 2 से गया ये 3 बार और 2 से गया ये 5 बार। ठीक है, नीचे 3 बच रहा है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 3 पहुंच जाएगा अपना ऊपर। चलिए, तो 4 इंटू 45 और ये 3 भी ऊपर पहुंच गया, और नीचे हमारा बचा हुआ है 7 इंटू 5। अब समझ रहे हो कितना लंबा सवाल है, और मैंने क्यों कहा था इसको कॉम्बिनेशन वाला आ जाए तो स्किप भी कर देंगे एंड के लिए, बट बाकी चीजें सारी देखनी है। ठीक, काटा पीटी करेंगे। 5 से गए आपका 9 बार, 3 से गए आपका 17 बार और 4 से गए आपका 13 बार। ठीक है, तो 13 7 से आपका 91, 13 13 प्लस 9 22 और 7 से मल्टीप्लाई करें 7 7 14 15 7 14 15 और ऊपर आ गया आपका 9, तो 9/1557 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लूं मैं एक सेकंड, यही था क्या? बाकी क्या होगी तो कुछ छोटी मोटी हो सकती है। 9/1547 है, 47, एक सेकंड, 91 और ये 7 14, बिल्कुल यार। ठीक है, चलिए 1447 डन। लास्ट सवाल क्या कह रहा था? एटलीस्ट 3 किंग्स। अब यहां पर आ जाओ, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले तो समझो एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब क्या है। कम से कम 3 किंग होने चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स। 5 तो नहीं हो सकते, कम से कम 3 किंग हो, यानी 3 हो जाए तो भी चलेगा, 4 हो जाए तो भी चलेगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी एक बार में, तो यानी इसलिए प्लस का साइन आया। ये बात क्लियर है सबको पीछे तक? अब देखो, अब ये हो गया ना, अब ये यहां से आंसर आ जाएगा। यानी अगर ये सवाल आ गया, इन दोनों को छोड़ो, अगर ये सवाल आ गया तो आपको ये दोनों निकालनी पड़ेंगे, क्योंकि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन कितना है ना, 1 अपॉन नहीं 9/1547 प्लस 1/7735। तो इसमें एलसीएम अपना आ ही जाएगा, 15 चौके 60, तो इतना तो 15 पंजे 75। ये ना 5 टाइम्स पूरा ही डिवाइड होएगा। फिर दिख रहा है, समझ रहे हो कैसे? कि अगर यहाँ पर 6000 के आसपास की संख्या होती, 6000 कुछ होता तो ठीक था, लेकिन ये उससे अधिक है, तो 15 पंजे 75 5 टाइम्स, और बाकी जो है वो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा 235। ठीक, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर 45 प्लस 1 46, तो आंसर इज 46/7735। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म होता है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह करना और एक बढ़िया सा कमेंट।